हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर मैट्रिक्स का पार्ट अपन स्टार्ट कर दिया था, जिसका चैप्टर का नाम था थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। एक तो फंक्शन के बारे में जाना था, फंक्शन क्या होता है। दूसरा अपन ने क्या जाना था इसके अंदर कि पॉलिनोमियल्स कैसे बनते हैं। एन घात का पॉलिनोमियल होता है, उसको अपन एफ के बराबर में लिख सकते हैं, जिसके अंदर ए नोट एक्स की पावर एन, ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ऐसे डॉट 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 करके लास्ट अपने पास टर्म्स आ जाती है कॉन्स्टेंट। ठीक है, उनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं, रूट्स क्या होते हैं, मतलब जीरो जिसको बोलते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के जीरोस होते हैं जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड किया जाता है, पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, तो उसका क्या कहलाता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ी थी, इसकी इक्वेशन पढ़ी थी। इक्वेशन क्या क्या होती है, इक्वेशन के अंदर जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया हो जाता है, अगर उसको आप जीरो के बराबर रख देते हो तो वो क्या बन जाती है, एक इक्वेशन बन जाती है, समीकरण बन जाती है। समीकरण के अंदर एन घात का समीकरण कब होता है, जब एन घात का बहुपद अगर आप जीरो के बराबर रख देते हो तो वो एन घात का एक समीकरण बन जाता है। ठीक है, अब आज की क्लास के अंदर अपन क्या देखेंगे, उसके आगे का पार्ट देखेंगे, जिसके अंदर इक्वेशंस के टाइप्स बता रखे हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन बता रखी है, और उसके बाद एक आइडेंटिटी के बारे में जिक्र किया हुआ है। उस आइडेंटिटी जिसको समसमीका कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसकी कुछ एक फंडामेंटल थ्योरम्स है, उसके एक दो पार्ट अपन डिस्कस करेंगे। 7 टाइप के फंडामेंटल थ्योरम के पार्ट होते हैं, 2-3 पार्ट आज डिस्कस करते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में अपनी डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आज इसके कुछ एक इक्वेशन के पार्ट्स हैं जिसको अपन आज की क्लास में अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो अपना चैप्टर फर्स्ट था थ्योरी ऑफ इक्वेशन। चैप्टर फर्स्ट आ गई थ्योरी ऑफ इक्वेशन का। ठीक है, आज इसके अंदर अपन क्या देख रहे हैं, नोट पॉइंट देख रहे हैं कुछ एक इक्वेशन। ठीक है, नोट के अंदर पहला टाइप आता है, इसके इक्वेशन के आधार पे अलग अलग इसके नाम दिए हुए हैं। ठीक है, उन इक्वेशन के नाम से देखते हैं। पहला देखो है ए पार्ट है इसका। ए पार्ट क्या दिया हुआ है कि कोई भी अगर एक घात का समीकरण है, कोई भी अगर आपके पास एक घात का समीकरण है तो उसको लीनियर इक्वेशन या फिर सिंपल इक्वेशन कहा जाता है, या तो सरल समीकरण कहा जाता है, या फिर क्या कहा जाता है, रैखिक समीकरण कहा जाता है। एक घात का समीकरण क्या होता है, a नॉट x प्लस a1 इक्वल टू 0। a नॉट x प्लस a1 इक्वल टू 0। यहाँ पे x की पावर कितनी है, a, तो ये क्या हो गया, एक घात का समीकरण हो गया, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, और दूसरा नाम इसका बोल सकते हैं सिंपल इक्वेशन। दूसरा नाम क्या बोला जा सकता है, सिंपल इक्वेशन। a नॉट x की पावर 1 होगी प्लस a1 होगा बराबर 0 होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन और सिंपल इक्वेशन। सेकंड बी पार्ट है इसका, अगर आपके पास दो घात का समीकरण है, अगर आपके पास दो घात का समीकरण मतलब x की घात कितनी हो, हाईएस्ट 2 हो, तो उस इक्वेशन को बोलते हैं द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे होती है द्विघात समीकरण, a नॉट x की स्क्वायर प्लस a1x प्लस a2 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितनी है, इसके अंदर 2 है। इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर इसको बोला जाता है द्विघात समीकरण। थर्ड पार्ट है सी। थर्ड पार्ट क्या कहता है, अगर आपके पास किसी समीकरण में x की हाईएस्ट घात 3 हो जाए, या त्रिघात जिसको बोलते हैं त्रिघात समीकरण, क्यूबिक इक्वेशन, अगर x की हाईएस्ट पावर 3 हो जाए तो उसको क्या बोला जाता है, क्यूबिक इक्वेशन बोला जाता है, त्रिघात समीकरण बोला जाता है। कैसे लिखते हैं, a नॉट x क्यूब प्लस a1x स्क्वायर प्लस a2x प्लस a3 इक्वल टू 0। इसको क्या बोलते हैं भाई, त्रिघात समीकरण बोला जाता है। त्रिघात समीकरण में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन। त्रिघात समीकरण, क्यूबिक इक्वेशन। फोर्थ पार्ट है, अगर आपके पास x की हाईएस्ट पावर अगर 4 हो जाए, x की हाईएस्ट पावर अगर आपके पास 4 हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, चतुर्घात समीकरण कहा जाता है। कैसी होती है, a नॉट x की घात 4 प्लस a1 x की घात 3 a2 x की स्क्वायर a3 x प्लस a4 इक्वल टू 0। इसको क्या बोला जाता है, चतुर्घात समीकरण या फिर बाय क्वाड्रेटिक
समीकरण या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही अगर आपके पास 5 घात का 6 घात का अलग अलग समीकरण होते हैं, उनके अलग अलग नाम दिए होते हैं, जिसको क्विंटिक बोलते हैं, हेक्सिक बोलते हैं, हेक्टिक बोलते हैं, ऑक्टिक बोलते हैं। ये 5 6 7 8 इनके नाम होते हैं जो हाईएस्ट एक्स की घात हो जाए। ठीक है, उसके बाद सेकंड नोट है, उसके बाद सेकंड नोट, ये फर्स्ट नोट था, इसके नीचे टाइप्स थे। सेकंड नोट की बात करते हैं। सेकंड नोट क्या कहते हैं, कोई भी समीकरण आपके पास न्यूमेरिकल कहलाती है, कोई भी समीकरण न्यूमेरिकल कहलाती है, जिसको न्यूमेरिकल इक्वेशन बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल इक्वेशन। कोई भी समीकरण आपके पास, कोई भी इक्वेशन आपके पास न्यूमेरिकल इक्वेशन कहलाती है। कब कहलाती है, जब आपके पास जो भी समीकरण दी गई हो x के अंदर, उसके जो कोफिशिएंट्स है वो सारे आपके पास क्या हो, नंबर्स हो, संख्याएं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये ले सकते हो x² + x + 1 = 0। अब इसके अंदर देखो भाई, यहाँ पे भी आपके पास 1 है, यहाँ पे भी 1 है, वहाँ पे भी 1 है, मतलब इनके कोफिशिएंट्स नंबर्स है, और नंबर्स होती है तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल इक्वेशन बोलते हैं। दूसरी इक्वेशन बनती है आपके अलजेब्रिक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बनती है अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन जिसको बोलते हैं बीजीय समीकरण। अलजेब्रिक समीकरण क्या होती है, जब आपके पास x का जो समीकरण बनता है उसके कोफिशिएंट्स अगर आपको a b c टाइप से मिले या अल्फा बीटा गामा टाइप से मिले, तो उनको क्या बोला जाता है, बीजीय समीकरण बोला जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे ax³ + alphax + b = 0। अब इसके कोफिशिएंट देखिए, a है, अल्फा है, वो d टाइप के हैं, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, बीजीय समीकरण कहलाते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, अलजेब्रिक इक्वेशन बोला जाता है। तीसरा नोट है इसका, तीसरा नोट है कि कोई भी इक्वेशन के अंदर अगर आपके पास लास्ट का जो टर्म है, जो लास्ट का पद है, अगर वो आपके पास क्या हो, बिना x के हो, अगर किसी भी समीकरण के अंदर जो लास्ट की टर्म है, जो लास्ट का पद है, अगर वो आपके पास बिना x के साथ हो, ठीक है, तो उस समीकरण, उस पद को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोला जाता है। उस टर्म को क्या बोला जाता है, कांस्टेंट टर्म बोला जाता है। वो क्या कहलाती है, समीकरण की कांस्टेंट टर्म कहलाती है, जिसके अंदर कोई भी x का टर्म नहीं हो। फॉर जैसे ये टर्म ले लो, x² + x + 1 = 0। अब देखिए, इसमें x है, इसमें x है, लेकिन इसमें कोई भी x नहीं है, 1 वाले में कोई भी x नहीं है, तो ये क्या कहलाता है, इसकी कांस्टेंट टर्म कहलाता है, जिसको क्या बोलते हैं, अचल पद बोला जाता है। ये इसके कुछ आपके पास इक्वेशन से रिलेटेड टाइप्स थे, तो उसके अंदर कुछ टर्म्स के बारे में था, ये डिस्कशन था। इसके बाद नेक्स्ट आता है रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। देखिए क्या बनता है कैलकुलेशन। नेक्स्ट टाइप है इसके अंदर रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, समीकरण के मूल, जिसको रूट्स ऑफ एन इक्वेशन बोला जाता है। कोई भी समीकरण का मूल बनता है, कोई भी टर्म मान लो, कोई भी कांस्टेंट मान लो, कुछ भी मान लो, अगर वो कोई भी इसका रूट बनता है, तो ये कब बनता है, जब उस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट पे आप जो इसका मूल बना है, उस पॉइंट के ऊपर पूरी की पूरी समीकरण अगर 0 हो जाती है, तो वो उसका क्या कहलाता है, आपके पास रूट कहलाता है, रूट ऑफ फंक्शन कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कोई एक ऐसा अल्फा है, लेट अल्फा, जो कि आपके पास रियल भी है और इमेजिनरी भी, लेट अल्फा भी है, रियल एंड इमेजिनरी नंबर, देन वहां पे f अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी। अल्फा रखने पे when f alpha = 0, when f alpha = 0, अल्फा रखने पे f alpha अगर 0 हो जाता है, समीकरण 0 हो जाती है, ठीक है, फंक्शन आपका 0 हो जाता है, उस केस में आप क्या बोलोगे, अल्फा उस समीकरण, उस fx का क्या कहलाता है, आपके पास रूट कहलाता है। अल्फा वहां पे क्या बन जाता है, एक रूट बन जाता है। और इसके अंदर एक चीज और भी देख सकते हैं कि किसी पॉलिनोमियल का 0 वो एक समीकरण का रूट ही बनता है।
अगर किसी बहुपद का आपके पास पॉलिनोमियल का अगर जीरो जिसको बोलते हैं, जिसको पॉलिनोमियल जीरो होता है, वो एक समीकरण का क्या बनता है, रूट बनता है, उसी को क्या बोलते हैं, रूट ऑफ एन इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसकी समीकरण है आइडेंटिटी, जिसको हिंदी में बोला जाता है सर्वसमीका। आइडेंटिटी जिसको क्या बोला जाता है, सर्वसमीका। सर्वसमीका क्या होती है कि जो दो पॉलिनोमियल आपके पास होंगे, कोई भी दो बहुपद होंगे, उन समान कोटि के होंगे, उनका ऑर्डर दोनों का क्या होगा, सेम होगा। कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल होगा, उनका ऑर्डर क्या होगा, समान होगा। उस केस के अंदर उसके जो पूर्णांक होंगे, कोफिशिएंट्स होंगे, अगर उनको आप इक्वल रख देते हो, उनको आप क्या रख देते हो, इक्वल रख देते हो, तो वो क्या बन जाती है, उसकी सर्वसमीका बन जाती है, आइडेंटिटी बन जाती है। दो पॉलिनोमियल होते हैं, उसके ऑर्डर सेम होंगे, उनके कोफिशिएंट्स को बराबर रख देते हैं, उनके गुणांकों को बराबर रख देते हैं, समान रख देते हैं, तो वो क्या कहला जाता है, आइडेंटिटी कहलाती है, सर्वसमीका कहलाती है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपके आता है फंडामेंटल्स। फंडामेंटल मूलभूत परिणाम, फंडामेंटल थ्योरम्स। आपके एग्जाम में फंडामेंटल थ्योरम से रिलेटेड कोई पार्ट आ जाता है कई बार, और पूछ लेते हैं डायरेक्ट फंडामेंटल थ्योरम इसमें कैसे कैसे अप्लाई करें। देखिए फर्स्ट इसकी थ्योरम है, थ्योरम फर्स्ट है। थ्योरम फर्स्ट क्या कहती है, जिसको नाम दिया हुआ है फैक्टर थ्योरम, जिसको क्या नाम दिया हुआ है, फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी इफ अल्फा इज ए रूट ऑफ एन इक्वेशन f(x) इक्वल टू 0, किसी भी समीकरण f(x) इक्वल टू 0 के लिए अल्फा उसका क्या एक रूट है, देन द पॉलिनोमियल f(x) इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, देन द पॉलिनोमियल f(x) इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस अल्फा, और x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ f(x) एंड कन्वर्सली। यदि समीकरण f(x) इक्वल टू 0 का एक मूल अल्फा हो, तो बहुपद f(x) x माइनस अल्फा से पूर्णतः विभाज्य है, तो या x माइनस अल्फा f(x) का एक गुणनखंड है तथा इसका विलोम भी सत्य है। मतलब क्या बोला है इसलिए कि कोई भी समीकरण का मूल बन रहा है, रूट है अल्फा, ठीक है, तो अगर वो आपका जो पॉलिनोमियल है, जो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन दे रहा है आपको, वो उस रूट के, मतलब अगर आपके पास अल्फा उसका रूट है, तो x माइनस अल्फा से वो डिविजिबल होगा, जो पॉलिनोमियल है वो डिविजिबल होगा, और x माइनस अल्फा उसका एक क्या बनेगा, फैक्टर बनेगा, एक रूट बनेगा किसका, इक्वेशन का। ये आपकी फर्स्ट थ्योरम फैक्टर थ्योरम कही जाती है। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 क्या कहती है, अगर आपके पास n घात का समीकरण है, अगर आपके पास n घात का समीकरण है, कोई भी nth डिग्री का आपके पास क्या इक्वेशन है, उस केस के अंदर n घात के समीकरण के केस के अंदर उसके n ही रूट्स होते हैं। ये दूसरा पॉइंट है दूसरी थ्योरम है कि कोई भी n घात का समीकरण है, उसके लिए आपके पास हमेशा n रूट्स ही मिलेंगे। मान लो कोई भी x स्क्वायर की कोई टर्म है, मतलब कोई द्विघात समीकरण है जिसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, उसके लिए हमेशा दो ही रूट्स आपको मिलते हैं। तीन घात का समीकरण होता है तो उसके लिए आपके पास कितने रूट्स होते हैं, तीन ही रूट्स होते हैं। अब इसके लिए एक नोट पॉइंट दिया हुआ है, देखिए एक नोट बताया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अगर आपके पास अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा n आर रूट्स ऑफ इक्वेशन a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 an इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास n रूट्स है, अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा n आर रूट्स ऑफ इक्वेशन a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1 डॉट 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 an इज इक्वल टू 0, देन आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, जैसे a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 an इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हो a0 x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 डॉट डॉट x माइनस अल्फा। इस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है।
कोई भी अगर आपके पास पोलिनोमियल है, ठीक है, इक्वेशन दी हुई है, उसके रूट्स दिए हुए हैं, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपके 7 थ्योरम दे रखे, फंडामेंटल थ्योरम, 2 थ्योरम को हमने डिस्कस किया भी आज, वेक्टर थ्योरम और इसके रूट्स वाली जो रिलेशंस है। क्या क्या डिस्कस किया आज? एक तो कुछ टाइप्स देखे, उसके अंदर अपने टर्म्स देखी, कैसी टर्म्स होती है, फिर उसके बाद में क्या देखा, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, और लास्ट में अपने आइडेंटिटी के साथ फंडामेंटल थ्योरम्स के 2 थ्योरम के पार्ट देख चुके हैं। फर्स्ट पार्ट, कोई भी इक्वेशन के लिए अगर x उसका क्या बन रहा है, अपने पास रूट्स है, तो वो x माइनस अल्फा पोलिनोमियल से डिविजिबल होगा, और दूसरा आपके पास क्या करेगा, x माइनस अल्फा उसका रूट बनेगा, और अगर आपके पास n घात का समीकरण है तो n ही आपके पास क्या होंगे, रूट्स होंगे। तो आज की क्लास के अंदर अपन इतना डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट्स क्लास नोट्स बना लीजिएगा, बुक्स के साथ साथ पढ़ लीजिएगा, डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। ओके गाइस स्टूडेंट्स।